नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं रितु जैन जी। रितु जैन जी सबसे पहले एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है, एक एज अ वुमन, क्योंकि ये एफआई के साथ भी जुड़ी हैं और अपनी सर्विसेज दे रही हैं एज अ वॉलंटियर, एज अ मेंबर। आप जो हर महीने आपको हमारा न्यूज़ लेटर मिलता है, उनमें इन्हीं का योगदान होता है, उसकी डिजाइनिंग में, कंटेंट क्रिएशन में। आज हम बात करेंगे एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट रितु जी की। आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमईज के लिए इनोवेशन की, कि क्या क्या ऐसी चीजों की जरूरत है, क्या क्या किस माइंडसेट की जरूरत है और किन चीजों की इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। ये सब आज हम रितु जी से जानेंगे। तो सबसे पहले रितु जी, मैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में आपका पहले स्वागत करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रितु जी, सबसे पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस से अपनी जर्नी के बारे में शेयर करें, बिकॉज बीइंग अ वुमेन, जैसा कि हम अपने पहले एपिसोड्स में भी बात करते आए हैं कि एक वुमेन को हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो फैमिली पार्ट हो, पर्सनल लाइफ पार्ट हो, देन प्रोफेशनल पार्ट हो। और आप सभी कुछ बड़े ही अच्छे ढंग से मैनेज कर रही हैं और सक्सेसफुली आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं, बीइंग अ बिजनेस कंसल्टेंट ऑल्सो। आप जैसे कि आपने बताया कि आपकी अपनी फर्म है सृष्टि कंसल्टेंसी के नाम से, और एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आप अपनी सर्विसेज दे रही हैं एज अ प्रोफेशन। एज अ पैशन आप अपनी सर्विसेज एफआईए के साथ दे रही हैं। देन आप अपनी फैमिली को भी मैनेज कर रही हैं। तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। अच्छा, जी। धन्यवाद संजीव जी। सबसे पहले तो मुझे ये यहाँ पे बुलाने के लिए और आपके ऑडियंस से बात करने का एक मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एफआईआई और आपकी शुक्रगुजार हूँ उसके लिए। जी। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, मैंने आप ये कह सकते हैं कि मैं लकी थी कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो कि कभी आप लड़की हैं या लड़का हैं उसमें कभी उन्होंने भेदभाव नहीं करा। शायद जो काम लड़कियां करती हैं आम तौर पे वो मैंने ना करे हों, लेकिन जो काम लड़के करते हैं आम तौर पे वो मैंने जरूर करे हैं। तो जी। ऐसा मेरा शुरुआत रहा। तो शुरू से ही मेरा जो रुझान था वो बिजनेस की ओर से था, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। तो लेकिन मैंने अपना करियर शुरू करा लार्ज एमएनसीज के साथ जॉब में। करीब काफी कंपनीज के साथ काम करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब वो एक स्थान आ गया है हमारे करियर में कि अब आपने सीख लिया है काफी कुछ। हालांकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन एक अब ऐसा लगने लगा, एक ऐसा पड़ाव आया है कि अब अपना योगदान हम और चीजों में भी दे सकते हैं। जैसे कि क्योंकि मेरा रुझान बिजनेस की ओर ज्यादा था और मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली कि मैं अलग अलग तरह के अलग अलग साइजेस के बिजनेस के साथ काम करूं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी को, अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बना लिया जाए। और जहां तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरी फैमिली ने मुझे मेरे हर डिसीजन में हमेशा बहुत सपोर्ट करा है। तो मेरे लिए ये ट्रांजिशन आप समझ लीजिए बहुत ही आसान रहा है। एंड शायद उतना दिक्कत भरा नहीं रहा, एंड थोड़ा काफी स्मूथ रहा है। और यही मैं चाहती हूँ कि जो मौके मुझे मिले वो और लोगों को भी मिले। और उसी के तहत जो हमारा एज अ बिजनेस कंसल्टेंट जो मैं काम करती हूँ, मैं काफ़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी काम करती हूँ कि जहाँ पे उनको थोड़ी दिशा की आवश्यकता होती है मैं उनको भी सपोर्ट करती हूँ। तो यही मेरा जर्नी रहा है पिछले 20-25 साल का। और अब मैं, जैसे आपने बताया, कि अब मैं बतौर बिजनेस कंसल्टेंट अपनी सेवाएं दे रही हूँ और एफआईआई के साथ भी अपनी सेवाएं सीएसआर में दे रही हूँ। जी। तो आपने अपनी जो पैशन से प्रोफेशन तक की जर्नी बताई, मुझे मुझे पूरी आशा है हमारे दर्शकों को, हमारे ऑडियंस को अच्छा लगा होगा और एक मोटिवेशन मिला होगा।
जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमईज के बारे में और उनके चैलेंजेस के बारे में। बिकॉज काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आकर वो अटक जाते हैं या वो आगे ग्रो नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से टॉप मोस्ट ग्रोथ चैलेंजेस हैं जो एमएसएमईज फेस करते हैं, ये आप हमारे ऑडियंस से शेयर करें और आगे उसका सॉल्यूशन भी फिर हम शेयर करेंगे अपने ऑडियंस के साथ। अच्छा, चीज जो मैंने ऑब्जर्व करा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है इतने सालों में, वो मैंने ये चीज देखी है कि सबसे ज्यादा जो एक बड़ा चैलेंज जो आज के दिन एमएसएमईज फेस करते हैं वो है स्टेइंग रेलेवेंट। आज का जो मार्केट है और आने वाला जो मार्केट है, अगर आपका बिजनेस उससे रेलेवेंट नहीं है तो धीरे ही धीरे आपका जो ग्रो, आपको अगर शायद कुछ परसेंट आपको लगेगा कि आप ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री जिस रेट से ग्रो कर रही है, अगर आप उस रेट से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे आपका शॉर्टफॉल बढ़ता जाएगा। तो स्टेइंग रेलेवेंट जो है वो आप अगर आज प्लान करेंगे तो आप पीछे रहेंगे। आप अगले 2 3 5 साल का प्लान करेंगे तब जाके आप मार्केट के साथ कैचअप कर पाएंगे, क्योंकि जो लोग पहले कर चुके हैं वो ऑब्वियसली आपसे थोड़े से आगे बेहतर हो जाएंगे। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि एक काफी बड़ा चैलेंज है। एंड वो हम बात करेंगे कि कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं। और दूसरा चैलेंज जो मैंने देखा है वो ये है कि सही फाइंडिंग द राइट टैलेंट। आपको जो माइंडसेट हम कह रहे हैं कि आपको आगे रेलेवेंट रहने के लिए जो फ्यूचर प्लानिंग करनी है, उसके हिसाब से क्या आपके पास मैन पावर है, और क्या आपकी मैन पावर जो है वो ट्रेन्ड मैन पावर है। अगर ट्रेंड है तो क्या उनकी अपस्किलिंग उसी सेम रेट से हो रही है जिस रेट से मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं। और अगर ये भी हो रहा है तो क्या आप उनको रिटेन कर पा रहे हैं। ये चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर आपने सब प्लानिंग तो कर ली लेकिन अगर उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास टीम सही नहीं है तो अगेन आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और तीसरी चीज जो मैंने ऑब्जर्व करी है कि एक माइंडसेट होता है कि हम इससे बेहतर और क्या बनाएं, या इतना तो हमने कर लिया, अब इससे ज्यादा हम क्या करें। उसके बजाय अगर हम एक अपना माइंडसेट इस चीज पे रखें, इसके आगे जाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, या इससे बेहतर बनाने के लिए अब मुझे क्या चाहिए या क्या करना पड़ेगा। ये दो अलग अलग नैरेटिव्स हैं। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि ये मेरा बेस्ट है, तो ये आप सोच रहे हैं, लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत है। आई एम श्योर कि आप ऐसा कोई फील्ड आज के दिन है नहीं जहां पे आप कहें कि कंपटीशन कम है। नहीं, बिल्कुल, तो आप ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि कंपटीशन, आप सोचो कि मैं ये नया स्टार्ट करूंगी और उसमें आपको इतना कंपटीशन मिलेगा, हर चीज में कंपटीशन है, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जी। तो वही चीज है कि अगर आप कंपटीशन से अगर आपको आगे 2 कदम आगे रहना है तो आपको अपने ही स्टैंडर्ड्स को बीट करना पड़ेगा, सो दैट आप उसके रेपरकशंस आते हैं। आप आगे आगे देखेंगे आपकी प्राइसिंग जो आप डिमांड कर पाते हैं, आपकी कैपेसिटी जो आप डिमांड कर पाते हैं, जो आप क्वालिटी आप दे पाते हैं, कस्टमर्स जो वापस आते हैं, ये पूरा साइकिल होता है। ये सारी कोरिलेटेड होती हैं चीजें आपस में। जी। तो अगर अपने ही स्टैंडर्ड्स आप बीट करते रहते हैं तो वो चीज आप उस साइकिल को आप आगे बढ़ा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं माइंडसेट थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर चेंज होगा तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं देश में। देखिए, जैसे अभी आपने कंपटीशन की बात की, ऐसा शायद ही कोई ऐसा ट्रेड होगा या कोई ऐसी सर्विसेज होंगी जिसमें कंपटीशन ना हो। और राइट। आज के काम करने के तरीकों में और माइंडसेट में और आज से कुछ साल पहले का अगर हम देखें तो जमीन आसमान का फर्क है।
पहले का माइंडसेट और आज का माइंडसेट में बहुत ज्यादा फर्क है, और एक मतलब ड्रेस्टिक चेंज है, मतलब छोटा मोटा चेंज नहीं है, ड्रेस्टिक चेंज है। बट स्टिल इस फाइट में फिर भी लोग पीछे रह रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आके स्टक हो रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे आपने बताया कि उनको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, क्रिएटिविटी की बात करते हैं कि क्रिएटिविटी आनी पर चाहिए, मार्केट से हटके क्या कर सकते हैं, वो क्या चीज डिलीवर कर रहे हैं, वो जैसे आने वाले 5 साल की प्लानिंग के बता रहे हैं कि अगर हमें सस्टेन करना है तो एटलीस्ट आगे के फ्यूचर के 5 साल का हमें हमारे पास एक विजन होना चाहिए। लेकिन आज आप ये देखिए, कंपटीशन की वजह से मार्जिन इतने कम हो गए हैं कि लोग इतना, और ये सब इनोवेशंस के लिए एक अलग से रिसोर्स रखना एक मतलब हाईली कॉस्टली है आज की डेट में। अगर हम तरीके की बात करें तो मतलब बहुत ही कॉस्टली है, तो इसको कैसे मैनेज करेगा एक एमएसएमई? क्योंकि अल्टीमेटली तो उसको कॉस्टिंग से प्ले करना है। तो अब वो प्ले करने में उसकी कॉस्टिंग ही, उसका बजट ही नहीं होगा तो कैसे प्ले करेगा, और अगर प्ले नहीं करेगा तो सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन बताएं हमारे ऑडियंस को। अच्छा, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा संजीव जी। देखिए, अगर एक एमएसएमई को या किसी भी कंपनी को सस्टेन करना है तो उनको अपना मार्जिन्स तो मेंटेन करने ही होंगे, उसके बिना बिना तो सस्टेन कर नहीं सकते हैं। और कॉस्ट प्रेशर्स भी हमेशा, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा कॉस्ट प्रेशर्स भी बढ़ते ही हैं, कम नहीं होते हैं कभी। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? ऐसी सिचुएशन में देखिए, आपके पास दो ऑप्शन है। एक है कि जैसे चल रहा है आप चलते रहने दीजिए। तो उसमें क्या होगा? आज आप मान लीजिए आप 15% ग्रो कर रहे हैं, अगले साल आप 14% करेंगे, अगले साल आप 12 करेंगे, अगले साल आप 10 करेंगे, अगले हम्म। साल आप 8 करेंगे, और इन्फ्लेशन कितना है आपको मालूम है। जी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने पिछले साल भी ग्रो करा और मैंने इस साल भी ग्रो करा है, और मार्केट आपकी 20% से ग्रो कर गई है, और आप 15 से 12 पर आ गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी ग्रोथ है या आपकी डी ग्रोथ है। तो ये आज के दिन आपके पास किसी भी बिजनेस के पास ये चॉइस नहीं रह गया। इनोवेशन इज नो लॉन्गर अ चॉइस। वो आप ये कह सकते हैं कि कोविड के बाद का जो ये समय है, ये इस समय में जो पहले प्री कोविड और पोस्ट कोविड के समय में इतना ज्यादा डिफरेंस आ गया है कि लोगों के पास एवेन्यूज बहुत सारे आ गए हैं, ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं, कस्टमर्स के पास ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। तो जिस कस्टमर को आप सर्व कर रहे हैं, अगर उसके पास पहले दो ऑप्शन थे और आज पांच ऑप्शन हैं, तो कंपटीशन तो बड़ा है। और अगर आप इनोवेट नहीं करेंगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स तो करेंगे, तो फिर आप कैसे मार्केट में स्टैंड करेंगे? रही बात कि आप फिर अपने कॉस्टिंग कैसे मैनेज करेंगे, उसका एक तरीका ये होता है कि आप धीरे धीरे एट द सस्टेन लेवल आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आप कोई एक ऐसा नीश आप ढूंढें। देखिए, 10 आप सेगमेंट्स को अगर सर्व कर रहे हैं, तो किसी, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस जो आपका है बिजनेस का, आप जानते होंगे कि आपका इस सेगमेंट ऑफ कस्टमर से अच्छा रेवेन्यू आता है, इस सेगमेंट ऑफ कस्टमर से अच्छा प्रॉफिट आता है, वो आपके पास डेटा होगा। अगर नहीं है तो वो आपको डेटा कलेक्ट करना चाहिए, और आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए कि कहाँ पे मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है और कहाँ पे मेरे पास चैलेंजेस ज्यादा हैं। एट द सेम टाइम कहाँ पे मेरी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास प्रॉफिट मार्जिन तो कम है, लेकिन वहां पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ रेट ही इतना ज्यादा है कि वो उसको कवर अप कर लेता है। तो वो आपको एक पूरा मैप एक बनाना पड़ता है ये देखने के लिए कि अगर आपको ओवरऑल आप 10% से ग्रो कर रहे हैं और आपको 15% पे जाना है, तो वो आप 5% एक्स्ट्रा कहाँ से लाएंगे? वो आप नीश ढूंढिए जहां पे आपको एक नीश एरिया, जहां आप एक जैसे कहते हैं कि आप पूरे समुद्र को नहीं उबालिए, आप किसी एक छोटे तालाब को देखिए जहां पे आप मछली आपको आराम से मिल जाएगी।
तो वो आपको एरियाज ढूंढने होते हैं और फिर उसमें फर्दर आपको बिल्ड करना पड़ेगा। ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है। अगर आप एट अ टाइम सोचें कि मेरे को एक साथ बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो ही काम होगा, तो ऐसा नहीं होता है। जिस दिन आपने वो माइंडसेट बना लिया कि मुझे ये करना है, तो आई एम श्योर दी देर आर सेवरल वेज टू इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो। जी ऋतु जी, जैसे अभी आपने बताया कि हम इनोवेशन कर सकते हैं, देन आपका निश चूज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर हम मार्केट को स्टडी करें तो बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें देखने में आता है कि कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट निकाला जिसमें मार्जिन अच्छा होता है, लेकिन स्टिल उसको अब सारे तो कॉपी कर नहीं सकते। बट क्योंकि ब्रांडिंग पार्ट एक आ जाता है, अगर हम प्रीमियम की बात करें तो हमें उसकी ब्रांडिंग पे भी ध्यान देना, फोकस करना पड़ता है। बट अगर स्टिल अगर हम इसको ब्रांडिंग पार्ट और प्रीमियम मार्जिन पार्ट पे अगर करें कि हम कोई प्रीमियम प्रोडक्ट को हम प्रमोट करना चाहते हैं या चूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए किन किन बातों का मेजर ध्यान देना जरूरी है? देखिए, इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर अपना प्रीमियम, जैसे आज एक तो हमारा जो आज के दिन कॉस्ट प्लस थिंकिंग है कि मैंने जो है 100 रुपए का सामान बनाया है तो मुझे 105 में बेचना है या 110 में बेचना है। मेरा ये मानना है कि हम कॉस्ट प्लस ही क्यों सोचते हैं हमेशा। हम उसको, अगर आप बड़ी कंपनीज को देखें तो बड़ी कंपनीज की कॉस्टिंग 100 रुपए होगी। आप फॉर दैट एग्जांपल, आप अगर कोक का एग्जांपल ले लें, तो अगर जो उनका प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर 100 रुपए है तो शायद वो आज के दिन 1,000 रुपए का बेच रहे होंगे। वो ये कैसे कर पाते हैं, और क्या हमारे एमएसएमईज ये सब क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ब्रांडिंग, जैसे आपने कहा कि ब्रांडिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। इसके अलावा एक चीज और है जिस पे हम लोग फोकस कर सकते हैं। वो ये है कि आप अपने कस्टमर को कितने अच्छी तरह से समझते हैं। आपके कस्टमर को जैसे, एक अगर हम कोक का एग्जांपल अगर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो आप ये देखिए कि कोक के कोई का जो कस्टमर है उसको कहाँ जरूरत पड़ती है, उसके प्रोडक्ट उसके कस्टमर को उस प्रोडक्ट की कहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। आप मान लीजिए, आप आज के दिन किसी भी पिकनिक स्पॉट पे जाइए, आपको दिखेगा कि वहां पे और कुछ मिले ना मिले, कोल्ड ड्रिंक जरूर, कोक और अदर अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स आपको जरूर मिलेंगी। ऐसा क्यों है? और उनके रेट भी वहां पे ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों? जब कोई पिकनिक स्पॉट पे जाता है तो वो स्पेंड करने के मूड में होता है और उसके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं खरीदने के लिए। तो अगर वो चीज, सेम बॉटल उसको 10 की जगह 15 या 20 रुपए में भी मिलेगी तो कस्टमर देगा। क्यों? एक तो उसके पास दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरा वहां पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो जो कस्टमर को और उसकी जरूरत है कस्टमर को वहां पे। तो ये दोनों चीजें मिला के हम एक प्राइसिंग का प्रीमियम वहां पे डिमांड कर पाते हैं। ऐसे ही हमारे एमएसएमईज को जो ये देखना चाहिए कि जो उनका कस्टमर है, बियॉन्ड द प्रोडक्ट, थिंक बियॉन्ड द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के इर्द गिर्द क्या आप कोई सर्विस ऐसी लॉन्च कर सकते हैं? क्या आप उसके साथ कोई सपोर्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं? या आप एक प्रोडक्ट प्लस सर्विस की एक ऑफरिंग बना सकते हैं? आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आपका कस्टमर बार बार लौट कर आप ही के पास आए और उसको आपके प्रोडक्ट की आदत लग जाए? तो वो बियॉन्ड द प्रोडक्ट जाके एक कस्टमर एक्सपीरियंस की बात आ जाती है कि आप अपने कस्टमर को एक्सपीरियंस क्या देते हैं। एक बार अगर आपका कस्टमर आपके एक्सपीरियंस से सेटिस्फाइड हो जाता है, देन वो ये नहीं देखेंगे कि आपने 100 रुपए की चीज 110 में बेची या 150 में बेची कस्टमर को, क्योंकि उनको वो पूरा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, खाली वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है। और यहीं पे बात आ जाती है डिफरेंशिएशन की, और यहीं पर हम कंपटीशन को कट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपका कमोडिटी हो सकता है, उसमें आपका कट थ्रोट कंपटीशन हो सकता है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट और सर्विस का कॉम्बिनेशन बना देते हैं वहां आपका डिफरेंशिएशन आ जाता है और वहीं पे आप प्रीमियम डिमांड करते हैं। तो ये, अगर आप ये मिक्स एंड मैच आपको अपने कस्टमर सेट, जो भी आपका टारगेट कस्टमर है आपके प्रोडक्ट्स का, वो आपको उसके हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है। एंड
वो करके यू कैन डिमांड अ गुड प्रीमियम फ्रॉम योर कस्टमर्स। जी। रितु जी, ये तो अभी आपने इनोवेशन की बात बताई, निश की बात बताई, प्रीमियम उसकी बात बताई, लेकिन ये सब काम करने में एक जो ओनर होता है, बिजनेस ओनर या एमएसएमई की जो हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो एक अकेला इंसान ये सब नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा चैलेंज टीम को डेलीगेट करने में आता है, टीम को चूज करने में आता है कि किसको किस काम के लिए रखें। तो लेकिन अब हर बात को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो हर बात हर किसी से नहीं कर सकता। तो ऐसे में आप डेलीगेट करनी है या टीम चूज करनी है, ऐसे में आप क्या उसमें एडवाइस करेंगे कि हमें, मतलब एक एमएसएमई को क्या करना चाहिए इस पॉइंट पे प्रोडक्टिव रहने के लिए और ग्रोथ करने के लिए, जो उसको टीम की सपोर्ट चाहिए वो कैसे ले वो। आपने बिल्कुल सही पकड़ा है संजीव जी। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिजनेस ओनर्स के लिए कि वो कहाँ पे अपना टाइम लगाएं और कहाँ पर अपना टाइम ना लगाएं। जी। क्योंकि कस्टमर की, अगर हम एमएसएमईज की स्पेसिफिकली बात करें तो जो जितनी समझ बिजनेस ओनर्स को होती है कस्टमर्स की, शायद उतनी उनकी टीम में किसी और को ना हो। तो जी। ऐसी, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, बट यूजुअली ऐसा देखा गया है। तो एक ऐसे में सॉरी सॉरी, मैं एक बीच में इंटरप्ट करूंगा, एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं। एक बिजनेस ओनर अगर कोई काम 5 मिनट में करता है, उसको वही काम अपने स्टाफ को डेलीगेट करेगा, वो स्टाफ 4 घंटे में करेगा, तो बिजनेस ओनर बहुत बार ऐसा सोचता है कि ये काम मैं खुद ही कर लूं। बिल्कुल। राइट। और मतलब ये इतने सारे चैलेंजेस हैं और वो उतनी एफिशिएंटली भी नहीं कर पाएगा जैसे आपने बताया। लेकिन फिर वही आपने जैसे अच्छा पॉइंट बताया कि टाइम मैनेजमेंट भी आ जाता है, कि अगर हम देखें कि प्रोडक्टिव होना है तो टाइम मैनेजमेंट भी करना है। तो ये थोड़ा सा आप प्लीज इसमें थोड़ा हाँ जी, कुछ गाइडेंस दीजिए। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए, ये तो आप भी आपने भी देखा होगा कि आपकी, अगर आपको अपनी टीम से काम कराना है तो सबसे पहला थॉट आपके माइंड में यही आएगा कि ये तो काम तो मेरे लिए तो 5 मिनट का है तो मैं ही कर लूं, किसी और को देंगे तो इतना टाइम नहीं है। जी। तो यहाँ पे आ जाती है बात कि ये शॉर्ट टर्म व्यू हो गया। इसी में ओके। हम कहते हैं कि आपको दो तीन, आपको जब हम किसी के साथ, किसी भी बिजनेस ओनर के साथ काम करते हैं, हम 3 लेवल पे काम करते हैं। एक आपका शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, एक आपका मीडियम टर्म व्यू क्या है, और एक आपका लॉन्ग टर्म व्यू क्या है। लॉन्ग टर्म व्यू में हम 5 साल के विजन पे काम करते हैं। मीडियम टर्म में समझ लीजिए आप 2 से 3 साल का काम करते हैं, और शॉर्ट टर्म इज इमीडिएट, जो हमारा इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स का, या आज का और नेक्स्ट 2-3 मंथ्स का हम लोग काम करते हैं। एक चीज देखी गई है कि हमेशा बिजनेस ओनर्स फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं। मेरे पास आज ये ऑर्डर आया है, मुझे बस ये ऑर्डर फुलफिल करना है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मैं, कौन बंदा है मेरे को हेल्प कर सकता है, कौन मेरा पार्टनर मेरे को हेल्प कर सकता है, कौन मेरे वेंडर मेरे को हेल्प कर सकते हैं, कहाँ से मुझे फाइनेंस मिल सकता है जल्दी से जल्दी, वर्किंग कैपिटल लोन कहाँ से मैं लूं। सारा फोकस इसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तो आपके पास फुर्सत ही नहीं है। और यहीं पे वो चैलेंज आता है कि आप, जो हमने शुरुआत में बात करी कि इनोवेशन कैसे लाई जाए, प्रीमियमाइजेशन कैसे लाई जाए, आपके पास फुर्सत ही नहीं है इन सब चीजों के लिए। तो जी। उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप अपने रेगुलर बिजनेस के साथ साथ एक नेक्स्ट इन लाइन मैनेजमेंट जो है आपकी, जो आपके जो रोजमर्रा के काम है, जो ऑपरेशंस के काम हैं, जैसे आप किसी भी कंपनी में हायरिंग के लिए एचआर रखते हैं, मार्केटिंग रखते हैं, आप फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, ऑपरेशंस में कोई है आपके पास, डेली डिस्पैचेस के लिए कोई है आपके पास, और कोई रिस्पॉन्सिबल है, पर्सन है जो कि इन सबको ओवरसी कर सके। तो वो आप इन हाउस भी कर सकते हैं और बाहर से भी किसी को ला सकते हैं। वो एक कॉल है जो कि बिजनेस ओनर को लेना पड़ता है कि आप इन हाउस, कोई आपके पास कोई ऐसा पर्सन अवेलेबल है जिसको आप प्रमोट करके, अपग्रेड करके, अपस्किल करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम
कि ये इमीडिएट नहीं होता है। आपने आपके पास कोई ऐसे एम्प्लॉय हैं, आपके पास कोई ऐसे स्टाफ हैं जिनको आप अगले 2 4 5 साल में ट्रेन करके उस लेवल पर ला सकें कि वो आपकी गैर मौजूदगी में आपके ऑपरेशंस को संभाल सकें। ये आपको एक धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ेगा। रितु जी, जैसे आपने बताया निश के बारे में बताया, प्रीमियम उसमें हम कैसे जा सकते हैं उसके बारे में बताया, तो एक एज अ बिजनेस ओनर, एक बिजनेस ओनर के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, चाहे वो जैसे आपने बताया क्रिएटिविटी की भी जो कमी है, इनोवेशन की कमी है, उसके अलावा बिजनेस ऑपरेशंस हैं, प्रोडक्शन है, डिस्पैच है, मतलब हर जगह, मतलब एक बिजनेस ओनर जो है उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसमें वो कहीं ना कहीं वो चीजें लैक कर जाती हैं, चाहे वो लैक ऑफ टाइम की वजह से कह लीजिए या लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से कह लीजिए। उसको एक टीम हायर करनी पड़ेगी, बट वो जो टीम है, राइट टीम और टीम में फर्क होता है, क्योंकि जहां टीम की बात आती है वहां पे अगर बिजनेस ओनर सोचता है यार मैं तो काम 5 मिनट में कर लेता हूँ, स्टाफ को 4 घंटे भी फॉलो अप करते रहो तो भी वो नहीं करता, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। तो कैसे वो चीजों को स्ट्रीमलाइन करे, टीम को कैसे डिसाइड करे, वो टीम को सिलेक्शन में, उसको आगे ऑपरेशन में कैसे टीम की हेल्प ले, बिकॉज उसको आगे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे आपने बताया कि 5 साल का विजन लेकर चलना है उसको, उसके ऊपर भी प्लान करना है, तो थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे बैलेंस करे इस चीज को, और किन किन बातों का उसको स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है स्टाफ के लिए। तो बहुत सही सवाल पूछा है आपने संजीव जी। ये सच में एक बिजनेस ओनर के लिए एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाती है कि मैं कहाँ कहाँ जाऊं और मैं क्या क्या करूं। जी। और ऑब्वियसली फिर आपका फोकस उन्हीं चीजों पे जाता है कि मुझे आज बिजनेस कहाँ से मिल रहा है, मेरे पास आज कैश फ्लो कहाँ से आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फोकस उन्हीं चीजों पे ज्यादा रहेगा कि मैं अपने ऑपरेशंस को स्मूथली चला पाऊं, तो उसके लिए आपको इनकमिंग कैश फ्लो तो चाहिए ही चाहिए। तो जहां से वो आ रहा है आप उसी पे ज्यादा फोकस करोगे। लेकिन अगर आप, वो बात हो गई ऑपरेशंस की, आपके डेली ऑपरेशंस जो हैं, वो जब जब तक बिजनेस ओनर का इन्वॉल्वमेंट ऑपरेशंस में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रहेगा, तब तक आप ये सेफली कह सकते हैं कि ग्रोथ भी आपकी लिमिटेड रहेगी। क्योंकि जब भी हम किसी बिजनेस के साथ काम करते हैं, हम 3 लेवल पे काम करते हैं। एक शॉर्ट टर्म विजन पे, शॉर्ट टर्म गोल्स, जो कि आपके इमीडिएट इन द नेक्स्ट 2 3 मंथ्स लेवल पे रहता है। एक आपका मीडियम टर्म गोल रहता है जो कि इन द नेक्स्ट 2 to 3 years रहता है। और एक आपका लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं जो आपका विजन है इन द नेक्स्ट 5 years, आप अपनी कंपनी को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। एंड आप चाहे आप खुश होके माने या दुखी होके माने, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको तीनों पे काम करना है और तीनों पे आज ही काम करना है। ये कैसे संभव है? नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि ये कैसे संभव हो सकता है। मैं कहाँ, वही सवाल कि मैं एक इंसान में क्या क्या करूं। तो दैट इज वेयर इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि हम एक नेक्स्ट इन लाइन मैनेजमेंट अपनी प्रिपेयर करें। क्योंकि देखिए, जैसे आपने ये भी कहा कि मैं तो ये काम 5 मिनट में कर लेता हूँ, स्टाफ को 4 घंटे लगते हैं, वो भी फॉलो अप कई करने पड़ते हैं उसमें भी, तो वो भी काम नहीं चल सकता है। तो ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है जो कि आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड करना पड़ता है कि आपको नेक्स्ट इन लाइन जो हो वो आपका भरोसेमंद भी होना चाहिए, केपेबल भी होना चाहिए, और वो मैनेज कर पाए, और टीम आपकी उनकी सुने, वो भी होना चाहिए। तो तीनों चीजें होनी चाहिए, तो वो एक दिन में नहीं हो सकता है। एक दिन में अगर आपको करना है तो आप बाहर से जो क्वालिफाइड पर्सन हैं, जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, आप उनको हायर कर सकते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट में टर्न आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। तो वो अगर आपको अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज करने हैं तो आप कैसे करें? तो ये आपको फिर स्टडी करना पड़ेगा या ऑब्जर्व करना पड़ेगा या स्लो एंड स्टडी बिल्ड करना पड़ेगा कि मेरे को अपनी कंपनी में आज ऑपरेशंस चलाने के लिए किस तरह की स्किल सेट की जरूरत है। मीडियम टर्म में मैं जो अपनी कंपनी की ग्रोथ देख रहा हूँ,
उसके लिए मुझे किस तरह की स्किल सेट की जरूरत है और लॉन्ग टर्म में मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या क्या रिसोर्स, वहां सिर्फ स्किल सेट नहीं चाहिए, वहां पे बहुत सारी चीजें चाहिए। तो वहां पे मैं कहूंगी कि आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, आप वो एक प्लानिंग करिए, आप एक लिस्ट बनाइए टू एज अ फर्स्ट स्टेप। आप एक लिस्ट बनाइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और उसके लिए आपके जितना आप सोच पा रहे हैं आपको किन किन रिसोर्सेज की आवश्यकता है। सबसे पहले आप ऑपरेशंस को अपने सिर से हटाएंगे और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि आप स्लोली एंड स्टेडीली आप बिल्ड करिए, अपनी टीम में कैपेबिलिटी बिल्ड करिए। जो स्किल गैप आप आइडेंटिफाई करते हैं, या तो आप जो कंसर्न पर्सन हैं आप उनको प्रमोट करिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे उनको अपस्किल करिए, उनको प्रमोट करिए। कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो आप उनको ट्रेनिंग दिलाइए। अगर उनको सपोर्टिंग हैंड की जरूरत है तो आप उनको सपोर्टिंग हैंड दिलवाइए। अगर नंबर ऑफ मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको सॉल्व करिए। स्लो एंड स्टडी तरीके से करिए तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और ऑपरेशंस में धीरे धीरे आपका इन्वॉल्वमेंट भी कम होगा। हाँ, इसके साथ एक चीज की और बहुत सख्त आवश्यकता है, वो है प्रोसेसेस। जी। अगर आप प्रोसेस डिफाइन और सेट नहीं करेंगे तो बाकी आप मैन पावर ले लीजिए, स्किल सेट ले लीजिए, वो सब होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो ही जाएगा। और जहां सिस्टम फेल हुआ आप फिर सबसे पहले जो है फायर फाइटिंग मोड में आ जाएंगे, क्योंकि आपको कैश फ्लो तो अपना मेंटेन करना ही करना है, वो तो नॉन नेगोशिएबल है। जी। तो उसके लिए आप प्रोसेस अपना डिफाइन करिए। आपका जो भी चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो डिस्पैच का हो, चाहे वो मार्केटिंग का हो, जिस भी फील्ड का हो, जिस भी डोमेन का हो, हर एक डोमेन का आप एक प्रोसेस डिफाइन करिए और अपने स्टाफ के साथ शेयर करिए, उनको ट्रेन करिए उस प्रोसेस में। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप समय के साथ उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसको इम्प्रूव करिए। कंसिडरिंग जो न्यू चेंजेस आपके लाइन में आ रहे हैं, आपके मार्केट में आ रहे हैं, आपकी कंपनी में आ रहे हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उन प्रोसेसेस को आपको अपग्रेड भी करना है। जितना ज्यादा आप हर चीज को प्रोसेस ओरिएंटेड करेंगे, आप मान लीजिए उतना ही आपके सर से रोज आपके फोन कॉल्स, अगर जो जिस अच्छा, एक बिजनेस ओनर्स के साथ बड़ी एक ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा फोन तो हमेशा बजता रहता है। अब मैं फोन देखूं या काम करूं? अच्छा, फोन में सारे इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स हैं, मैं किसको मना करूं? क्योंकि अगर मैंने फोन अटेंड नहीं करा तो काम रुक जाएगा। तो फोन अटेंड करना भी जरूरी है। तो उसमें आप ये देखिए, कोई भी जो भी बिजनेस ओनर्स, जो भी हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं, वो एक चीज को मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एनालाइज करें। अगर उनके पास दिन में 100 फोन कॉल आते हैं तो ऐसे कितने फोन कॉल हैं जो कि डेली ऑपरेशंस से रिलेटेड हैं, ऐसे कितने फोन कॉल्स हैं जो कि न्यू बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, और ऐसे कितने फोन कॉल्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक विजन से रिलेटेड है। अगर आपके 80 से 90% जो फोन कॉल्स हैं वो ऑपरेशंस से रिलेटेड हैं, दैट मीन्स देर इज सम सीरियस इंटरनल चेकिंग दैट यू नीड टू डू। आप ये खुद ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे जैसे आप प्रोसेसेस डिफाइन करते जाएंगे और अपनी टीम को उन प्रोसेसेस पे ट्रेन करते जाएंगे और आपकी टीम उनको अडॉप्ट करती जाएगी। अच्छा, अडॉप्शन इज ऑल्सो नॉट सो सिंपल। कहना आसान है, आपने प्रोसेस तो बना दिया लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, या मानेंगे लेकिन उसमें आपको चार कमियां बता देंगे कि हम तो ये कर सकते हैं लेकिन इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है, इसमें ये दिक्कत है। यहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि आप कोलैबोरेटिवली अपनी टीम के साथ काम करिए, कि उन क्योंकि देखिए प्रोसेस आप बना रहे हैं, आप अपने लिए नहीं बना रहे, अपनी टीम के लिए बना रहे हैं। तो आपकी टीम उसको अडॉप्ट करे, फॉलो करे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए आप अपनी टीम के साथ कोलैबोरेटिवली काम करिए।
उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको इग्नोर मत करिए। अगर आप इग्नोर करेंगे तो टीम का जो भरोसा है उस प्रोसेस से, उस सिस्टम से, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, जो ऑब्वियसली आप नहीं चाहते हैं। आपकी टीम आपके पर जो प्रोसेस लाने का जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझे और सही मायने में आगे बढ़े, ये बहुत जरूरी है। उसके लिए उनकी जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको आप सुनिए, उनको रिजॉल्व करिए और उनको धीरे धीरे ये भरोसा दिलाइए कि ये उन्हीं की बेहतरी के लिए है। क्योंकि अगर कंपनी आगे बढ़ेगी, वो भी आगे बढ़ेंगे। अगर कंपनी की तरक्की होगी, उनकी भी आगे तरक्की होगी। लेकिन अगर काम अटका रहेगा तो किसी की भी तरक्की नहीं हो पाएगी। तो ये चीज आप अपनी टीम के साथ जब ओपनली उनको इन्वॉल्व करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, वहां से एक ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है कि ये हमारे भले के लिए और हमें ये करना चाहिए। तो ऐसे अब स्लोली एंड स्टेडिली आप देखेंगे कि ऑपरेशंस की जो आपकी फोन कॉल्स हैं, जैसे ही वो रिड्यूस हो जाएंगी, आपके पास ऑटोमेटिकली बैंडविड्थ इंक्रीज होती जाएगी न्यू बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि बतौर ओनर आपका काम डेली ऑपरेशंस चलाना नहीं है, आपका काम नया बिजनेस लाना है। आपका काम नेक्स्ट नई फैक्ट्री कहाँ डालनी है वो सोचना है, नई फैक्ट्री किस चीज की डालनी है वो सोचना है। तो उस पे काम करने के लिए आपको फ्री होना है, तो आप टीम को अपस्किल करेंगे, नेक्स्ट इन लाइन अपने किसी को डेवलप करेंगे। तो आप अपने आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो चीजें, प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे मिटिगेट होती जाएंगी। एंड जब कंपनी की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयज में भी बढ़ोतरी होगी, उनको इंक्रीमेंट्स भी मिलेंगे, तो फिर किसी को क्या दिक्कत होगी। जी। तो उस सोच के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो सभी को एक साथ लेके, तो वो ग्रोथ सभी की एक साथ होती है। जी रितु जी, जैसे अभी आपने प्रोसेसेस की बात की कि हमें प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करने चाहिए, वो एक टीम की ग्रोथ के लिए और टीम की वर्किंग के लिए जरूरी भी है। उसी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन भी रहता है, और जो तभी हम उसको प्रॉपर आउटपुट निकाल सकते हैं। अब इस सब के बावजूद ये तो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस तो बन गए, लेकिन उससे पहले हमें डेलीगेशन भी तो करना पड़ेगा। जैसे अभी हम डेलीगेशन की पहले बात कर रहे थे, तो डेलीगेशन प्रोसेसेस बनने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए या बाद में? इसके ऊपर थोड़ा सा आप बताएं। और डेलीगेशन को करते हुए, डेलीगेट करते हुए काम को हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल संजीव जी, इसमें मैं ये कहूंगी कि आपके सबसे पहले तो आपके जो भी टास्क्स हैं आप उनकी अगर एक लिस्ट प्रिपेयर करें, तो एक मैट्रिक्स होती है, आइजनहोवर मैट्रिक्स, जिसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारे टास्क्स हैं उनको हम अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो जो भी आपके टास्क्स हैं, जो आप कहते हैं कि अर्जेंट भी हैं एंड इम्पॉर्टेंट भी हैं, वो हमें अभी उन पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज दे आर बोथ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट। दूसरी अगर हम कैटेगरी की बात करें कि इतने अर्जेंट भी नहीं है और इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो उन कामों को, उन टास्क्स को हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो ये मैट्रिक्स हमें हेल्प करती है कि हम कैसे, किन चीजों को क्या डेलीगेट करें और कैसे डेलीगेट करें। तो जो अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है वो आपको अभी फोकस करना पड़ेगा, चाहे बेटर यही है कि आप उसमें खुद इन्वॉल्व हों। जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, उसमें आपके इन्वॉल्वमेंट की इतनी फोकस की जरूरत भी नहीं है। फिर होता है कि वो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो उसके उन कामों को हम सजेस्ट, जो आइजनहावर मैट्रिक्स है वो सजेस्ट करती है कि आप उनको शेड्यूल करिए। क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है, तो आप उनको शेड्यूल करिए कि आप व्हाट इज द बेस्ट टाइम जब हम आप इस पे सही समय पूरा दे पाएंगे। और लास्ट होता है जो कि इम्पोर्टेंट तो इतना नहीं है लेकिन अर्जेंट बहुत है, वो टास्क हम कहते हैं कि आपको डेलीगेट कर देने चाहिए। वो आपकी टीम को टेकअप करने चाहिए, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है, बिकॉज
वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ काम होते हैं जो कि अर्जेंट होते हैं, आपको टाइम पे करने ही करने हैं। ऐसे कामों को सबसे पहले आपको डेलीगेट करना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि किन कामों को हमें खुद करना है और किन कामों को हमें डेलीगेट करना है। तो ये मेरा सुझाव रहेगा। तो दोस्तों, आज रितु जी ने आपको 100x फॉर्मूला दे दिया। आप जो उलझे रहते हैं देसी अपना सिंपल टर्म्स में अगर बात करें, हम टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं करें, तो जो सबसे बड़ी बात है कि कैसे डेलीगेशन करना है, और जो हमारा सवाल है कि यार मैं तो 5 मिनट में सब काम कर लेता हूँ और मेरे स्टाफ को 4 घंटे लगते हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला आज रितु जी ने दे दिया है। रितु जी, आज हमारे ऑडियंस के साथ हमने प्रोसेसेस की बात की और इनोवेशन की बात की, सस्टेनेबिलिटी की बात की। आपने निश का सजेस्ट किया, प्रीमियम प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है या प्रीमियम प्राइस कैसे लेना है, वो आपने बताया। तो उसके अलावा क्वेश्चंस तो और भी बहुत हैं, लेकिन हमें समय अलाउ नहीं कर रहा है। तो आज प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को एक मैसेज दें, जो कुछ कुछ भी मैसेज आप देना चाहें प्रोग्राम को कंक्लूड करते हुए, वो आप प्लीज दीजिए। अच्छा, तो संजीव जी, मैं यही कहना चाहूंगी ऑडियंस से कि आप जितना ग्रो करना चाहते हैं आप उससे ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके रास्ते में, आपके और आपकी ग्रोथ के रास्ते में कहीं खुद आप ही तो नहीं खड़े हैं। जी। ये चीज आपको इंट्रोस्पेक्ट करनी है, एक बारी समझनी है। एंड आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस इतनी काबिल है कि वो ये कर सकती है। एंड वो उससे आपको ऑटोमेटिकली आंसर्स मिलने लग जाएंगे। एंड आई एम विशिंग एवरीवन ऑल द वेरी बेस्ट। एंड दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। थैंक यू रितु जी। दोस्तों, आज रितु जी ने हमें बताया कि कैसे हम अपने बिजनेस में इनोवेशंस और ला सकते हैं, और निश हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्रीमियम प्राइसिंग कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हमारे इस सीरीज में, भारत के आजादी के 100 वर्ष की सीरीज में, जो हम हर बार आप सब लोगों से शेयर करते हैं, आज रितु जी के थ्रू भी हम शेयर कर रहे हैं। जैसे रितु जी ने बताया, भले ही कंपटीशन है, लेकिन उसके अलावा आज ऐसा दौर है जब आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मेंटरशिप की कमी नहीं है। कमी है तो अपनी सोच बदलने की और इम्प्लीमेंटेशन की। उसके अलावा सब कुछ है आज हमारे पास। सपोर्ट सिस्टम भी है, रिसोर्सेज भी हैं, मेंटरशिप भी है। जहां आपको गाइडेंस चाहिए, हर चीज आपको गाइड मिलेंगे। आपको हर लेवल पे कोचेस मिलेंगे, जो आज से कुछ साल तक पहले तक शायद नहीं अवेलेबल थे, या वो विजिबल नहीं थे, हमारी पहुंच से बाहर थे। लेकिन आज सब कुछ हमारी पहुंच के अंदर है। जरूरत है तो हमारे माइंडसेट को बदलने की और इम्प्लीमेंटेशन करने की। तो इसी उम्मीद से आज इजाजत चाहूंगा कि आप, आज रितु जी का एक मैसेज आपको मिला और रितु जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी है, आप हमारी वेबसाइट fii.org.in पर आकर रेज कर सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।